जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर आपको पता होगा एयरफोर्स की जो सीरीज चल रही है उसके लिए बहुत अच्छे आपके लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आ रहा हूँ। जो जिस तरह से पेपरों में एग्जाम्स में आते हैं प्रश्न, उन सभी को आपको करना आना चाहिए और देखना चाहिए आपने कितना तैयारी कर लिया है। इससे पहले इसके 4 पार्ट आ चुके हैं, उन सभी को आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने अग्निवीर के नाम से बना रखी है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। और आप चैनल पर बहुत प्लेलिस्ट हैं ऐसी हैं जिन्हें आप पढ़ कर के भी आप विद इन 20 डेज़ के अंदर आप बहुत अच्छा इंग्लिश कर सकते हैं। और ठीक है, अगर आप ज़्यादा भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको ही आप तैयारी करके प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा और आप जिस इंग्लिश की वजह से फेल हो जाते हैं वो फेल नहीं हो पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब क्या होता है, ये एक इडियम है। वर्कआउट का मतलब होता है किसी भी प्लान, किसी भी योजना पर किसी योजना बनाना या फिर कसरत करना, ठीक है। वही तो होता है, आप जिम में जाते हैं वर्कआउट करने के लिए, या फिर आपके लिए कोई आपका मैनेजर कोई वर्क दे देता है, बोलता है कि भाई ये इस प्लान के एक कोई प्लान योजना बनाइए, वर्कआउट करिए, ठीक है, इस योजना के ऊपर। तो फाइनली हो जाएगा एक्सरसाइज और डेवलप अ प्लान। इसके बाद में हो जाएगा लास्ट सैटरडे इवनिंग वी गो टू अ पार्टी। मतलब वो ये कह रहा है कि पिछली सैटरडे सैटरडे यानी शनिवार की शाम को हम पार्टी में गए थे, है ना। तो ऐसे में आपको याद होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट और इससे पहले ये जो बात कही जा रही है ये पास्ट के बारे में कही जा रही है। जब पास्ट के बारे में कही जा रही है तो पास्ट के ही बारे में टेंस होना चाहिए। तो गो नहीं, यहाँ पर वेंट होना चाहिए, क्योंकि गो प्रेजेंट में आता है और वेंट पास्ट में आता है, ठीक है। गो, गोज ये वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में आती है। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, क्योंकि ये बात पास्ट में कही जा रही है। शनिवार की शाम को जो निकल गया है लास्ट, उसके बारे में कह रहा है पार्टी के जाने के लिए। तो वेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो गो टू वाले ऑप्शन में गलती है। तीसरे वाले में एक मुझे सुझाव आया था कि सर आप रिवीजन करवा दिया करो, आप 20 प्रश्न कराने के बाद करवा दूंगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ मिस्टर पटेल इज द मैनेजर। वो ये कहना है कि भाई मिस्टर जो पटेल है ना, पटेल वो मैनेजर है। सो यू नीड टू एक्सप्लेन। सो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अब किसको? टू हिम, उसको, किसको? मैनेजर को। वो ये कह रहा है कि मिस्टर पटेल जो मैनेजर है और आपको उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो यू नीड टू एक्सप्लेन टू हिम। क्लियर है ना, इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। तो टू हिम यहाँ पर आ जाएगा और कुछ नहीं आ सकता। टू हर क्यों नहीं आएगा? देखिएगा, मिस्टर पटेल, वैसे ये बात ठीक है, टू हर भी आना है नहीं नहीं, टू हर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर है और मिस्टर जो होता है वो हमेशा मेल के लिए लगाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर टू हिम आएगा, ठीक है। क्योंकि मिसेज होता तो फिर आप टू हर लगा सकते, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा, हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बैंड। ऐसी कोई चीज़ जिसे बैंड करना, जिसे मोड़ना जो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उसको बोलते हैं रिजिड। क्या बोलते हैं उसे? रिजिड बोलते हैं, ठीक है। रिजिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठोर, ठीक है। रिजिड हो जाएगा, इसका फाइनल सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अप्रोप्रिएट वर्ड है, रिजिड हो जाएगा। अब बाकी और क्या है बताओ। देखो, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ है, बहुत मुलायमदार है, आराम से झुका सकते हैं उसे। फ्लेक्सिबल तो फ्लेक्सिबल ही होती है जी, है क्या नहीं? तो वो लचकीली होती है। एक होता है इसमें फ्लेक्सिबल कहो या प्लाइबल कहो, बात एक ही है, ठीक है। ये दोनों का मीनिंग जो है वो सेम ही है। अब आपको उल्टा पूछा है, एंटोनिम पूछा है ऐड। ऐड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में ऐड कर देना, मतलब जोड़ देना। अब इनको अगर हम यहाँ से ऐड ना करके और हटा देंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिमूव। रिमूव का मतलब हटा देना। बाकी देखो, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करना, मतलब जायज़ है उस चीज़ को और बढ़ा रहे हैं हम। कंटिन्यू का मतलब लगातार हो जाएगा और उसे बढ़ा रहे हो। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना हो जाएगा। लेकिन रिमूव, जब आप किसी चीज़ को वहाँ से 4 डब्बे, 2 डिब्बे इनमें से एक को हटा दोगे तो जायज़ है कि ये कम हो जाएगा। तो सी वाला राइट है। देखिएगा, द जॉब ऑफर वॉज टू गुड फॉर रंजीत टू डैश। इन चारों में क्या आ सकता है? देखो, वो ये कहना चाहता है कि जो नौकरी की पेशकश थी रंजीत के लिए, 4 ऑप्शंस में से समझ आती है कि ठुकराने के लिए बहुत अच्छी थी। यानी नौकरी की पेशकश की कि साहब आप ये नौकरी ले लीजिए, लेकिन रंजीत ने जो है वो ठुकरा दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, द जॉब ऑफर वॉज टू गुड फॉर रंजीत टू टर्न डाउन। तो टर्न डाउन का मतलब होता है कि अस्वीकार करना, ठीक है। क्या होता है? टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार करना, मना करने के लिए। अच्छी थी, मना, मैं नहीं कर रहा इस नौकरी को। एक होता है टर्न बैक। टर्न बैक का मतलब होता है वापस लौटना होता है, ठीक है। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, स्विच ऑफ करना, लाइट को बुझाना, टर्न ऑफ, है ना। प्लीज़ टर्न ऑफ द फैन, प्लीज़ टर्न द फैन ऑफ, ऐसा भी बोल सकते हैं, ओ डबल एफ वाला। तो इसका मतलब होता है
बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना। फाइनली हो जाएगा यहाँ पर टर्न डाउन, टर्न अप अग्री हो जाना, टर्न डाउन अस्वीकार कर देना। इन चार में से करेक्ट स्पेलिंग बतानी है ग्रामर की। ग्रामर की स्पेलिंग तो सबको आना चाहिए, GRAMM। यहाँ पर डबल एम आता है, याद रखिएगा। कोई भी ई नहीं आता, ई वाले ज़्यादातर होते हैं और वो गलत भी होते हैं। तो डबल एम आता है, और जब डबल एम आएगा तो डबल ए आएगा ग्रामर की स्पेलिंग में कहीं भी। ये आपको याद करना है कहाँ पर आएगा। ये इस तरह से थोड़ा हिंट हो जाएगा। जैसे देखो डबल ए आ गया, लेकिन इसमें क्या है, डबल एम नहीं है तो गलत हो जाएगा। इसमें ई आ गया, ग्रामर में ई आता नहीं है, ई आता नहीं है, मतलब ये वाला ठीक है। आगे, दे कुड बी पास देयर एग्जाम्स इफ दे स्टडीड वेरी हार्ड। वो ये कहना चाहता है कि वो एग्ज़ाम को पास कर सकते थे, ठीक है, यदि वो बहुत अच्छी मतलब स्टडी जो है वो हार्ड करते तो वो एग्ज़ाम को पास कर सकते थे। तो आपको हमेशा मैंने बताया है कि जब भी कभी मॉडल वर्ब होती है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, और इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जाहिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो बी नहीं आना चाहिए, डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। बोलो हाँ या ना, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो यहाँ पर कुड के साथ में बी नहीं आएगा। हाँ, अगर आ जाता तो भैया कुड बी, और बी के बाद में तो थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पर पास्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? पास्ड होना चाहिए, जबकि नहीं है। इसका मतलब है कि बी नहीं आएगा। चलो, ये हो जाएगा, दे कुड बी वाला गलत हो जाएगा। एक्टिव का मतलब होता है किसी एक्टिव, कोई भी चीज़ है जो एक्टिव है ना, क्रियाशील है, एक्टिव है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सॉरी, सिनोनिम पूछा है, मतलब बिजी बोल सकते हैं। व्यस्त है कोई चीज़, है ना, गाड़ी चल रही है, एक्टिव है ना, फैन चल रहा है, एक्टिव है, मतलब वो बिजी है। ठीक है। लेजी, सिमिलर, ये सब गलत है। डी वाला एकदम ठीक है। देखो, एब्जॉर्व करना, एब्जॉर्व का मतलब होता है अवशोषित करना। क्या करना? एब्जॉर्व करना मतलब क्या होता है? अवशोषित करना। ठीक है। जैसे ओजोन लेयर होता है, ठीक है, वो क्या एब्जॉर्व ही तो करता है परावैंगनी किरणों को, तो एब्जॉर्व हो जाएगा। स्पंज है, स्पंज जैसे साई सोखता जो गद्दा होता है, ठीक है, उसमें आप पानी भी डाल देंगे तो वो एब्जॉर्व कर लेगा, अपने अंदर कर लेगा। लेकिन अब इसका उल्टा क्या हो जाए? इजेक्ट करना, मतलब बाहर निकाल देना। इजेक्ट करना मतलब क्या होता है? बाहर निकाल देना। इजेक्टर होता नहीं होता, वही है, बाहर निकाल देना, इसका उल्टा हो जाएगा। ड्रिंक माने पीना, अपोज माने उल्टा, सॉल्व माने सॉल्यूशन, वही हल करना। माई कजन इज नॉट लाइक गोइंग फॉर अ वॉक वेरी मच। मेरी जो कजन है, अब यहाँ पर देखिएगा, गोइंग फॉर अ वॉक वेरी मच, इसका मतलब कहीं ना कहीं बात जो कही जा रही है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कही जा रही है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कही जा रही है तो साधारण सी बात है कि माई कजिन जब सिंगुलर होगा तो यहाँ पर डज का इस्तेमाल करेंगे, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में डेली रोजाना की एक्टिविटी हो जाएगी। मेरे जो कजिन हैं वो डज नॉट लाइक गोइंग फॉर अ वॉक, यानी वो वॉक पर जाना पसंद नहीं करते हैं, भाई बहुत ज़्यादा वॉक पर जाना पसंद नहीं करते हैं। वो ये कह रही है कि मेरी जो कजिन है वो बहुत ज़्यादा वॉक पर जाना पसंद नहीं करते हैं। तो रोज़ाना की बात है। अब देखिए, एज की जगह पर डर जाएगा। आप ये कहेंगे सर अब हमें कैसे पता? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एज के बाद में अगर जब भी वर्ब आएगी तो इसका मतलब है कि वो हमेशा आईएनजी के साथ में आती है। ठीक है। अब आप कहें सर ये गोइंग आ तो गई, ना, पहली वाली वर्ब है ये, तो इसके बाद जीरंड है, वो तो लाइक का एक नियम होता है। कीप, लाइक, अगर ये दो वर्ब आ जाए, कीप है, लाइक है, फिनिश है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा कि इसके बाद में जीरंड की फॉर्म आती है, तो वो तो अलग रूल है। लाइक, लाइकिंग होता तो चलो सोच लेते, जबकि आईएनजी तो आती नहीं है लाइकिंग में, तो फिलहाल में यहाँ पर इज नहीं आएगा, डज आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट में गलती हो जाएगा। देखो, बैकअप, बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट के लिए किसी चीज़ को रखना, मतलब डिफेंड और सपोर्ट, ये बैकअप का मतलब हो जाएगा। इसके बाद में शी केम टू वर्क इन स्पाइट ऑफ द हैवी रेन, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी वो काम पर आई। इसका मतलब है सेंटेंस में तो भैया कोई भी गलती नहीं है। सी केम टू वर्क, आई केम टू वर्क, यू केम टू वर्क इन स्पाइट ऑफ द हैवी रेन, बहुत बारिश होने के बावजूद भी। सी केम टू ड्यूटी, वो ड्यूटी पर आया, आई, इन स्पाइट ऑफ द हैवी रेन। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है। देखो, बाइंड का मतलब क्या होता है? बाइंड का मतलब होता है बांधना। क्या होता है बाइंड का मतलब? बांधना। इसको याद रखिएगा, बाइंड का मतलब होता है बांधना, कस कर बांधना। तो फास्टन का भी मतलब क्या होता है? कस करके बांधने। ठीक है, फास्टन का भी मतलब वही बांधना होता है। बैंड, बैंड का मतलब, बैंड होता है ना मोड़ना, टाइटन मतलब बहुत कड़ा कर देना। तो इसका जो सिनोनियम है वो फास्टन इज द राइट। टू पीपल वर डैश टू डेथ व्हेन अ बाइक हिट अ ट्रक। वो ये कहना चाहता है
कि जब बाइक ने ट्रक को हिट किया, यानी बाइक ने जब ट्रक में टक्कर मार दी, तो दो जो लोग थे वो तुरंत की तुरंत क्या है, कुचल के मर गए। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, क्रश टू डेथ का मतलब होता है कुचल के मर जाना। जब बाइक हिट करेगी ट्रक को, तो जाहिर है कि वो कुचल के ही मरेंगे। तो कुचल के मरने का मतलब है क्रश टू डेथ। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्रश टू डेथ, क्योंकि आगे एक्सप्लेन किया गया है कि जो वो दो पीपुल थे, जो दो लोग थे, वो कुचल के मरे थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्रश टू डेथ आएगा, क्रश टू डेथ आएगा। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। डी वाला यहाँ पर एकदम से डी, डॉग। आगे देखिए, अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो फॉर्म, जो अवस्था है, उसमें अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए एक वर्ड है, वो है मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की आकृति में, फॉर्म में, नेचर में बदलाव करना, ठीक है। तो और रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है ना अपवर्तन, जिसे बोलते हैं। अपवर्तन का एक एग्जांपल आप लिख के बताइएगा, कोई भी उदाहरण जो एग्जाम में आता हो बहुत ज़्यादा। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अपवर्तन का क्या है? एक आपको एक होता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन एक अलग स्पेलिंग है, और हाइबरनेशन का मतलब होता है निष्क्रियता। रिफ्रैक्शन अपवर्तन हो जाएगा। चलो, एक है इसमें कैमोर फ्लैगिंग। कैमोर फ्लैगिंग का मतलब होता है एक तरह से दूसरों को धोखा देने के लिए अपना वास्तविक जो आपका चेहरा है, रूप है, उसे छुपा लेना, कैमोर फ्लैगिंग होता है। आगे देखिए, डैश नॉट रिवेंज इज द की टू हैप्पीनेस एंड पीस। वो ये कहना चाहता है कि दुश्मनी को छोड़ करके इन चारों में से वो कौन सी चीज़ है जो हैप्पीनेस और पीस देती है। तो वो कौन सी चीज़ हो सकती है? फॉरगिवनेस। यानी कि देखो, फॉरगिवनेस नॉट रिवेंज। अब देखिए, मैंने बोला ये चीज़ बहुत गुड है, नॉट बैड। तो एक चीज़ समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। अदरवाइज आप यहाँ पर ह्यूमिलिटी लगा सकते हैं, भाई ह्यूमिलिटी भी तो लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं उस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ। गुड के बाद में नॉट बैड आ गया, इसका मतलब गुड का एकदम उल्टा आ रहा है। यहाँ पर नॉट के बाद में अगर कोई चीज़ दे रखी है, तो इसका मतलब इससे पहले जो भी आएगा वो इसका उल्टा आएगा, ऑपोजिट आएगा। रिवेंज का उल्टा होता है फॉरगिवनेस, इसीलिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉरगिवनेस का मतलब होता है क्षमादान, रिवेंज का मतलब बदला, और एग्रेंस का मतलब होता है घमंडता, है ना, उद्दंडता। और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है नम्रता। तो इसलिए आप नम्रता न लगाएं, इसलिए मैंने आपको बताया कि कभी भी आ जाए गुड नॉट बैड, तो समझ लो नॉट बैड से पहले जो खाली स्थान है वहां पर अगर पूछा जाए तो वहां पर उसका ऑपोजिट आता है। आगे देखिएगा, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। मैं बिल्कुल भी कोई फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपके पेपर से पहले 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और यार बहुत कम समय के अंदर। अब चलो मैं आपको एक सवाल देता हूँ, ये आप गूगल करिए, कहीं से भी सर्च करिएगा, इसमें जो ये स्पेलिंग दे रखी है इनमें से सही वाली स्पेलिंग क्या है और इसका मतलब क्या है। इतना काम आपको करना है, ठीक है। चलो, ये 19, आई कैन नॉट पुट विद हिज रूडनेस एनी लॉन्गर। यानी वो ये कहना चाहता है कि आई कैन नॉट पुट विद हिज रूडनेस, उसकी जो बदतमीजी है ना, उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता एनी लॉन्गर, किसी भी कंडीशन में। तो बर्दाश्त करने का मतलब होता है पुट अप विद। क्या होता है? पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना। क्या करना? बर्दाश्त करना। आई कैन नॉट पुट अप विद हिज रूडनेस एनी लॉन्गर। मैं उसकी जो रूडनेस है उसे मैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना, नहीं कर सकती। खुश हो गए होंगे। तो ये होता है पुट अप विद, इसको याद रखेगा। पुट विद नहीं होता। क्या होता है? पुट विद नहीं होता। पुट अप का मतलब होता है कोई आपका विचार है ना, विचार के लिए किसी प्रस्ताव को रखना। तो ये चीज़ें थोड़ा आप याद रखिएगा। पुट अप टू होता है किसी को कोई गलत काम करने के लिए राजी कर लेना, पुट अप टू। तो यहाँ पर आ जाएगा पुट अप विद। पढ़ना पड़ता है तब आप चार ऑप्शन में से लगाएंगे कौन सा ठीक है। आगे लिखा है, जूलियट इज टेलिंग टू बैन टू कंप्लीट द वर्क इमीडिएटली। मतलब जूलियट ने मतलब बैन से कहा कि इस काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि से के बाद में अगर ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर से के बाद में टू लगता है। तो इसका पास्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा बताओ? सैड। तो सैड के बाद टू आता है कि नहीं आता? बोलो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसीलिए आता है। लेकिन अगर यहाँ पर टेल दे रखा है तो टेल के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इसके बीच में कोई भी टू जो है वो नहीं आता। तो इसलिए, लेकिन टेल का टेलिंग हो गया, इसके बाद में टू आता है क्या? नहीं आता, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप याद रखिएगा यहाँ पर। और दूसरी बात, ये तो मैंने चीज़ बता दी कि वो गलत क्यों हो गया।
अब देखो टेल के बाद टू नहीं आता, इसका मतलब ये हो गया कि चेंज तो करना है, इसकी जगह पर आपको लिखना क्या आ सकता है? तो क्या आ सकता है बताओ? यहाँ पर आ सकता है सेइंग टू, क्योंकि से के बाद में टू आता है, तो इसलिए टेलिंग को हटा करके इस जगह पर हम क्या कर सकते हैं? और पढ़ लीजिएगा कहीं गलत ना हो जाए। यहाँ पर अगर टेलिंग ही इसको हटाना है तो इसकी जगह आप टेलिंग लिख लीजिएगा। टेलिंग टू हटा करके टेलिंग बोल दे। जूलियट इज टेलिंग वैन, यानी जूलियट ने वैन को बताया। याद रखना टेल के बाद में टू नहीं आता, अगर टेल का ही इस्तेमाल करना है तो खाली टेल आएगा, चाहे वो टोल्ड हो, चाहे वो टेल हो या टेलिंग हो, ठीक है? इस चीज़ को थोड़ा आप याद रखें। तो मुझे आप बताइएगा कि आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना हुआ, इसे आप कमेंट के अंदर बताइएगा। मेहनत बहुत लग रही है और मैं चाहता हूँ कि आप इस मेहनत से कुछ लाभ उठा पाएँ, और जो आपके लिए समय दिया जा रहा है उसका भी आप लाभ उठा पाएँ। लगातार पढ़ें और आपके मन में बस एक चीज़ रहनी चाहिए कि अब तक जो हुआ मेरे साथ में, देखिएगा मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं कि सर अगर कुछ सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर कुछ भी ठीक नहीं होता है तो आप क्यों नहीं जो है बोल पाते हैं? तो उसका मेन रीज़न होता है कि जब आप सरकारी नौकरी में लग जाएंगे तो उसके बाद में आपको ऑटोमेटिक ये कुछ रूल्स होते हैं ना, नौकरी में जब आप पढ़ते हैं ट्रेनिंग पर जाते हैं तो वहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आप स्टेट या फिर सेंट्रल की किसी भी योजना, किसी भी चीज़ के बारे में आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ होता है, क्योंकि जो कोई भी हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, जो आपको पाल रही है, ठीक है, जो आपको रोज़गार दे रही है, कुछ भी हो, तो उसके आप खिलाफ़ नहीं बोल सकते। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। बाकी आप ध्यान रखें, और हमारे जैसे बहुत अलग टीचर्स हैं, है ना, जो आपको जो है समझाते रहते हैं समय समय पर। तो ये चीज़ होती है, बाकी आप समझ गए होंगे पूरी बात को। अपना ध्यान रखिएगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को ऐसा करिएगा, अग्निवीर के बाद जो प्लेलिस्ट है ना, वो सारी वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा और उसका आप एक बार टेस्ट लगा लीजिए, है ना? बाकी ये सब काम जो कंप्लीट हो जाएगा।